हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों का जो क्लास 10 का जो एग्ज़ाम की तैयारी भी चल रही होगी, वो भी अच्छी से चल रही होगी। आप सभी को पता होगा कि जो जैक बोर्ड द्वारा ऑफ़िशियल मॉडल पेपर जो है, वो जारी हो चुका है और सभी सब्जेक्ट का एक-एक सेट आ चुका है। उसमें वो जो सेट का पैटर्न के आधारित पे यानी आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। यानी कि जिस प्रकार आपका फाइनल एग्जाम होना है उसी के पैटर्न के आधारित ये मॉडल पेपर जारी किया गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों की बेहतर तैयारी के लिए इस मॉडल सेट को प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसको पहले समझते हैं कि मॉडल पेपर में किस प्रकार क्या है, इस सारे निर्देश को हम समझते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए जो टोटल टाइम है वो 3 घंटे का समय दिया गया है और ये कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है। ठीक है, कुछ सामान्य निर्देश में हम देख सकते हैं कि क्या है। कुछ सामान्य निर्देश में क्या बताया गया है बच्चों? बताया गया है यहाँ पे कि इसमें जो है इस प्रश्न पत्र में 4 खंडों में कुल 46 प्रश्न होंगे। यानी इसको 4 खंड में बांटा गया है। कितने खंड में बांटा गया है? 4 खंडों में बांटा गया है, जिसमें से 46 क्वेश्चन है, यानी 46 प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सभी आंतरिक विकल्प दिया रहेगा, यानी कि जो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया गया है। एक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह इनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दें। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी डी। कुछ क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, तो उसमें से आप लोग को जो सही होगा उसको आप लोग कलर करना है। ठीक है, आप लोगों को कलर करना है। इस प्रकार से हम लोग 30 क्वेश्चन तक जो एमसीक्यू है हमारा उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या आती है कि बाकी जो क्वेश्चन आपका बचेगा, देखिए यहाँ पे दिया तीसरा में खंड ए में 30 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक 1 अंक का है और ये सारे 30 जो है 30 मार्क्स का है। 30 क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है कि 4 में दिया है खंड बी में 6 अति लघु प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक 2 अंक का है। यानी कि इसमें जो जो बी में है आपका क्या है, 6 अति लघु प्रश्न है, जिसमें से क्या है, प्रत्येक 2 अंक का है। नेक्स्ट क्या दिया है बच्चों? नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा हम स्लाइड को ऊपर करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है सी में क्या दिया है कि खंड सी में 6 लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, 3 अंक हैं। और डी में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक 5 अंक का है। ठीक है, तो आप लोग का 1 मार्क्स का है बच्चों, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, ये सारे अंक हैं। और टोटल जो एग्जाम होना है बच्चों, वो टोटल 80 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होगा और जिसमें से आपका 30 एमसीक्यू यानी 30 नंबर जो है वो 1 नंबर से रहेगा। बाकी यहाँ से जो बचा मार्क्स यानी कि कितना बच गया बच्चों, 50 जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि ये हो गया, सारा सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके जो एग्जाम के व्यू से सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसे बिल्कुल आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके वीवीआई हैं। हो सकता है कि कुछ बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता भी है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, अच्छा से प्रैक्टिस करें। इस प्रकार से आप लोग का एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना विलंब किए। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया है? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया को पहले हम लोग जानते हैं बच्चों। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को पूरा करवाने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि उष्मा को शामिल भी करना पड़ता है। ठीक है, उष्मा भी प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या है, कोयले का जलना। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
बी में क्या है, वनस्पति पदार्थों का खाद्य में अपघटन, श्वसन की प्रक्रिया। और डी है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। ये तो यही आंसर है बच्चों जो आप लोग के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है तो उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना, गैस को नम करना, गैस से नमी को अवशोषित करना और उत्सर्जित गैस से क्लोरीन आयनों को अवशोषित करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आप लोग के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। यहाँ पे क्या दिया है, डैश CH2 और 14U आणविक दरम्यान अंतर, भौतिक गुणों में क्रमिकता और समान कार्यात्मक समूह। तो देखिए बच्चों, समजातीय श्रेणी जो है उसमें क्या नहीं देखा जाता है, तो समान कार्यात्मक समूह देखा ही जाता है, भौतिक गुणों की क्रमिकता देखा ही जाता है, CH2 का जो अंतर होता है बच्चों, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारे जो आप लोगों को देखने को मिलवे करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये नहीं देखने को मिलता है क्या, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो बच्चों आप लोगों के लिए देखिए, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ये अब यहाँ पे द्विस्थापन अभिक्रिया, ये देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि द्विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है। तो ठीक है, द्विस्थापन अभिक्रिया बच्चों क्या होता है कि जब दो यौगिक के आयन आपस में बदलकर नए यौगिक बनाते हैं, यानी कि दो यहाँ पे क्या दिया, दो यौगिक के आयन आपस में बदलकर क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलकर या बदलकर नए यौगिक बनाते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों कि Pb प्लस Cl2, यहाँ पे PbCl2, तो देखिए प्लस Cu, यहाँ पे जो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहीं से दिख रहा है बच्चों। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, यानी कि ये ऑप्शन के बारे में, कि यही दिख रहा है कि हमारा क्या हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या क्या दिया है यहाँ पे सोडियम सल्फेट, क्या दिया हुआ, पहला सोडियम सल्फेट, दूसरा दिया है बेरियम क्लोराइड, और यहाँ दिया है बेरियम सल्फेट, और यहाँ दिया है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं बच्चों, देखिए जो यहाँ पे ये आपका जो सोडियम सल्फेट था, यहाँ पे क्या था, सोडियम सल्फेट, वो सोडियम जो है चला गया किसके साथ, Cl के साथ अभिक्रिया करके नया यौगिक बना लिया NaCl, और जो Ba है वो इसके साथ यानी कि SO4 के साथ मिलकर एक नया उत्पाद यानी कि नया उत्पाद का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देख रहा है कि BaSO4 एक साथ आ गया और Na2NaCl एक साथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका द्विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे ये ऑप्शन यानी कि दूसरा विकल्प, दूसरा जो है, दूसरा नंबर का समीकरण सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा केवल दो किसमें है बच्चों, तो दूसरा में है, किसमें है, बी में है, किसमें है, बी में। तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन क्या है, एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मूल अनुपात क्या होगा। तो बच्चों जानते होंगे कि जल का जो रासायनिक सूत्र क्या है, H2O होता है, और जल का कितना अणु दिख रहा है यहाँ पे, 2, तो 2 और ये क्या हो जाएगा, 1, तो 2:1 के अनुपात में होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, एक जलीय घोल लाल लिटमस
घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। क्या बोला है कि एक जलीय घोल, क्या लेना है, एक जलीय घोल में लाल लिटमस पत्र घोल को नीला कर देता है। एक जलीय घोल है, ये क्या है, एक जलीय घोल है, ठीक है। इसमें क्या कर देता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल किस में बदल जा रहा है बच्चों, आपका जो लाल रंग है वो किस में बदल जा रहा है, ये लाल चेंज हो जा रहा है, ये किस में, नीला में। तो लाल नीला में कब बदलता है बच्चों, लाल नीला में तब बदलता है जब उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्षारक मिलाते हैं। जब हम उसमें क्या करते हैं, क्षारक मिलाते हैं, ठीक है। तो क्षारक जब मिलता है, जब क्या करता है कि क्षारक जब मिलाया जाता है तो लाल लिटमस पत्र को वो क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो यहाँ क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा, यानी कि कब नीला से लाल में चला जाएगा, उलट जाएगा। तो देखिए बेकिंग पाउडर जो क्या है बच्चों, ये भी आपका बेस है, यानी कि क्षारक है, ये भी क्या है, बेस है। चूना भी क्या है बच्चों, ये भी बेस है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का घोल, ये भी बेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या है, HCl, जो कि एक आपका ये अम्ल है, और इसको मिलाने से क्या होता है कि नीला से वापस लाल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर निकल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है। चलिए एक मिनट, थोड़ा सा यही साइज रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि बेकिंग पाउडर का जो है एक घटक कौन है, ये घटक है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो दूसरा घटक क्या होगा बच्चों, तो दूसरा घटक आपका क्या होगा, ये पूछा है आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे टार्टरिक एसिड है ना। नेक्स्ट सी में क्या है, एसिटिक एसिड, ये भी नहीं होगा। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा बच्चों, ये बच गया ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तन्यता, आघातवर्ध्यता, ध्वनिमय, चालकता। तो एक बात बच्चों, आप लोग क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि जो तन्यता क्या होता है कि तन्यता का गुण क्या होता है कि वह धातु को पीटकर लंबे तार के रूप में उसको बदला जाता है। तो यहाँ पे ये जो खींचकर तार के रूप में बदलने की, पतले तार के बदलने के रूप में जो क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ये क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। तो आयनिक यौगिक कौन नहीं है बच्चों, देखिए आप लोग बार बार मिस्टेक कर दीजिएगा, ये पहले क्वेश्चन को पूरा समझिएगा। अगर आप लोग यहाँ समझ के ये मार दिए कि आयनिक यौगिक है तो गलत हो जाएगा। लेकिन आयनिक यौगिक कौन नहीं है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ CCl4 है, ठीक है। ये 4 ठो यहाँ पे आयनिक यौगिक दिए गए हैं, जिसमें से आपको पूछ रहा है कि आयनिक यौगिक कौन नहीं है। यहाँ पे 4 ठो दिया गया है, इसमें से आयनिक यौगिक कौन नहीं है बच्चों। तो ये आपका है और ये आपका है, तो नहीं है कौन हो जाएगा बच्चों, यानी कि दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा हमारा किसमें दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि OH जो कार्यात्मक समूह होता है वो अल्कोहल का जो लास्ट में, यानी कि उसका जो ऑल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑल इसका जो उच्चारण होता है ऑल से होता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल वाले ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। OH से क्या होता है, अल्कोहल। अब अल्कोहल वाले में क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ब्यूटेनॉन, तो ये नहीं होगा, ये नॉन आ गया, CHO वाला में आ गया ना, ठीक है। ब्यूटेनॉल, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर मिल चुका है। लेकिन आगे हम लोग देख
लेते हैं ब्यूटेनोइक, यानी कि ये किस में चला गया, ठीक है, ये अलग ग्रुप में चला गया। ब्यूटेनल, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप में चल गया, एक कार्बोक्सिलिक में चल गया है ना, और नोइक एस में चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो ब्यूटेनॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यौगिक CH3 CH2 और CHO। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिखा हुआ है कि यहाँ एल्डिहाइड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एल्डिहाइड है ना। CHO क्या दिख रहा है? CHO एल्डिहाइड होता है ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अल आएगा। क्या आएगा? इसके जो लास्ट में जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा अंतिम में? अल करके आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए हमारा मेथ एथ प्रोप, यानी कि प्रोप और अल, तो प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेनल, यानी कि प्रोपेनल। तो यहाँ पे प्रोपेनल आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगला दिख रहा है प्रोपेनॉन, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रोपेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया है? आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो आमाशय, मुख गुहा। देखिए बच्चा, तो ये मुख गुहा में तो पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, उसके यानी कि उसके बाद ये बड़ी आंत में भी जाता है। ठीक है, यहाँ तक। और लेकिन अंतिम पूछा है हमें, क्या पूछा है बच्चों? अंतिम पूछा है। क्या पूछा? अंतिम। आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो अंतिम पाचन होता है बच्चों आपका छोटी आंत में। तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 में। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, यानी कि कहाँ होता है ये बताइएगा। श्वसन का आदान प्रदान, तो श्वसन का आदान प्रदान होता है बच्चों श्वास नली से, तो श्वसन तो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? फेफड़ों और क्या लिखा है? एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली और गले और स्वर यंत्र। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फेफड़े में होता है क्या? यहाँ पे फेफड़े के एल्वियोली में आपका क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का आदान प्रदान हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्या बोला? यहाँ पहले फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य देखना है बच्चों, असत्य को आपको नहीं पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो है, यहाँ पे देख लेते हैं जो यहाँ पे हमारा सत्य मिलना चाहिए। तो पहला क्या बोला? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च भाग है, पश्च मस्तिष्क है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो पहला है आपका गलत है। यहाँ अग्र मस्तिष्क यानी कि अग्रभाग होता है। कहाँ क्या होता है? अग्रभाग होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क यानी कि अग्र भाग में होता है। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है हमारा श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं। ये दूसरा बिल्कुल सही आंसर, दूसरा बिल्कुल सही है बच्चों। तीसरा क्या है आपका? लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। ये भी बिल्कुल सत्य बात है बच्चों। तो यानी कि दूसरा आपका सही है, तीसरा भी सही है। सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि दूसरा और तीसरा सही है हमारा। और यहाँ पे क्या दिया है? को नियंत्रित करता नहीं करता है, मतलब ये करता है बच्चों, ये यहाँ पे नहीं दे दिया, इसीलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका दूसरा और तीसरा सही है। तो यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, तो जिसके कारण आपका दूसरा और तीसरा किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? तो देखिए बच्चों, ये सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो आप लोग बिल्कुल इसे मजाक में ना लेकर इसका जो एक्सप्लेनेशन जो बताया जा रहा है उसको गहन पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो आपका इसमें कंप्लीट नहीं होगा उस टॉपिक को फाइनली अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आराम से
देखकर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेमेल जोड़ी का चयन करना है। किसका चयन करना है? बेमेल जोड़ी, यानी कि जो सही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा हम लोग नीचे से आप लोग को दिखा देते हैं। क्या? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या है? थायराइड ग्रंथि, ये सही है। एस्ट्रोजन, अंडाशय, ये भी सही है। टेस्टोस्टेरोन, ये विरसन, ये भी सही है बच्चों। तो आपका जो ये गलत है, ये क्या है? गलत है। एड्रेनलाइन, 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 ये प्यूटरी ग्रंथि दे दिया है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। ये क्या होगा? अधिवृक्क ग्रंथि। क्या होगा बच्चों? अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक फूल में नर और मादा युग्मक, एक फूल का बात कर रहा है बच्चों। एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरित कोशिकाएं, यानी कि उत्पन्न करने वाले भाग, यानी कि फूल में जो है नर और मादा जो है युग्मक कौन है जो उसमें क्या करते हैं? अंकुरित कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पुंकेसर और परागकोश, तंतु और वर्तिकाग्र, परागकोश और अंडाशय, और डी में आपका क्या दिया है? पुंकेसर और वर्तिका। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परागकोश और अंडाशय। तो आप फूल का क्या करेंगे बच्चों? फूल का जो चित्र वाला भाग है, उसको चित्र को बनाकर अच्छे से उसको में, यानी कि कहाँ पे परागकोश कहाँ होता है, अंडाशय कहाँ होता है, यानी सारे डिटेल का हम फूल वाले को सारे डिटेल में हम लोग उसको पढ़ के समझेंगे। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन अगर फिगर से भी आएगा तो एक भी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम से नहीं दूर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अमीबा अस्पायरोगायरा, अमीबा कोमा अस्पायरोगायरा, अमीबा कोमा अस्पायरोगायरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। दूसरा क्या है? वे सभी एक कोशिकीय हैं। वे केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। वे सभी बहुकोशिकीय हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा अमीबा स्पायरोगायरा ईस्ट में जो प्रजनन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है बच्चों? तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो अलैंगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो हो जाएगा अलैंगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिला है, यानी कि उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? अर्जित कर सकते हैं, एक्वायर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? लेकिन ये अर्जित किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है, लेकिन ये विरासत में, सॉरी, एक्वायर्ड किया जा सकता है लेकिन वो विरासत में नहीं मिला है। तो आंखों का रंग, देखिए आंखों का रंग क्या होता है बच्चों? आपके माता पिता से भी मिल सकता है, आपके दादा परदादा से भी मिल सकता है। त्वचा का रंग भी इसी प्रकार से मिल सकता है। ठीक है, शरीर का आकार, 1 मिनट यहाँ रुकते हैं, बालों की प्रकृति भी मिल सकता है। अगर अगर माता पिता का बाल बहुत लंबे हैं, घना है, तो वो बच्चे में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये शरीर का आकार है बच्चों, जब बच्चा जन्म ले लेता है और जन्म लेने के बाद जो बच्चे का जो विकास होता है बच्चों, वो उसके खान पान पे होता है। खान पान उसके, यानी कि उसको किस प्रकार से पोषक तत्व मिल रहा है, तो उसके शरीर उसी प्रकार से उसका शरीर का रूप, यानी कि आकार उसका विकसित होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ये विरासत में आपको क्या बोलते हैं, ये सारे जो है आपको विरासत में मिल जाएंगे। ये मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, लेकिन इसको अर्जित किया जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग पहुंच चुके हैं। 19 हमारा क्या है? 19 देख लेते हैं क्या है। 19 नंबर में दिया गया है बच्चों कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया है। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो किसके द्वारा? मेंडल के द्वारा, डार्विन के द्वारा, मार्गन के द्वारा, लेमार्क के द्वारा। तो आपका 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो डार्विन हो जाएगा। डार्विन क्या दिया था? प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था कि जैसे हम लोग वो, ठीक है, हम लोग वहाँ पे क्लास 10 में पढ़े हैं, इसको अच्छे डिटेल से हम लोग ऑफलाइन में पढ़े थे। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल हम लोग अच्छी से कर पाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बच्चों? यहाँ सत्य का बारे में पूछा है, नहीं सत्य बोला है। ये सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से रीड कीजिएगा, उसके बाद प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सॉरी, यहाँ ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है। देखिए, तो यहाँ पे जो है बच्चों शक्ति क्या दिया है? शक्ति को हम लोग यहाँ पे पावर को हम लोग क्या करते हैं कि डायोप्टर में डी यानी कि डायोप्टर से हम इसको यूनिट बताते हैं, ठीक है। डायोप्टर से इसको मापा जाता है। और यहाँ पे क्या दिया? एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे बाकी जो लेंस की डायोप्टर दिया है माइनस में दिया है यहाँ पे, ठीक है। और अवतल लेंस यहाँ पे दे दिया है, इसमें प्लस में दे दिया है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे क्या भी दिया है? यहाँ भी माइनस दिया है। तो यहाँ पे देखिए कि उत्तल लेंस के बारे में बताया गया क्वेश्चन नंबर 20 में। तो देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस हमारा जो होता है, ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है बच्चों, उत्तल लेंस में जो क्या होता है कि फोकस दूरी लेंस की जो शक्ति जो होता है वो हमेशा क्या होता है? प्लस में। और यहाँ पे जो बच्चों यहाँ पे दिया है क्या? प्लस में दिया है, प्लस में 4। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगर बच्चों अगर आप लोगों को कुछ समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानियां आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब आने की रिप्लाई जरूर देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा? तो देखिए यहाँ क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी वस्तु, क्या दिया है? किसमें अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का होगा। यानी कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है बच्चों? अनंत पे रखा हुआ है, ये अनंत पर रखा हुआ है और एक बिंदु के आकार का होगा, ठीक है। तो ये किसमें होता है? केवल अवतल दर्पण में नहीं, केवल नहीं होगा, केवल उत्तल दर्पण में नहीं, केवल उत्तल लेंस में नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस सभी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22। अब ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, यानी कि बच्चों नहीं देख सकता, यानी कि नजदीक वो देख रहा है, वो क्या कर रहा है? नजदीक की वस्तु को देख रहा है। जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है? 2 मीटर से दूर जब जाता है तो उसको दिखाई नहीं देता है, दूर वाली वस्तु को दिखाई नहीं दे रहा है। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक जो व्यक्ति है वो जो कितनी दूरी पे खड़ा है बच्चों, वो आपको यहाँ पे 2 मीटर की अधिक दूरी को वस्तु को नहीं देख सकता है, यानी कि उसको कौन सा दोष है बच्चों? निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए बच्चों देखिए हम एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं बच्चों। निकट, नी का अट्टा, निकट, और यहाँ पे क्या है? दूर, क्या है? दूर दृष्टि। तो निकट कितने अक्षर का है बच्चों? 1 2 3। तो निकट यानी 3 अक्षर का अगर प्रॉब्लम हो रहा है, 3 अक्षर की बीमारी हो रहा है तो 4 अक्षर वाले लेंस लगाकर हम लोग उसको ठीक करते हैं। और अगर 2 अक्षर की बीमारी हो रही है, दूर हो रही है, दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि हो रही है, तो उसे उत्तल लेंस लगाकर हम लोग ठीक करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है बच्चों। तो अब यहाँ क्या है? यहाँ पे आपका निकट दृष्टि दोष यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे एक हमारा सूत्र होता है बच्चों, P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पे दिया है कितना? यहाँ पे जो हमारा है बच्चों ये 1 और ये आपका फोकस दूरी कितना दिया है बच्चों? 2 दिया है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा 0.5। लेकिन बच्चों एक बात को ध्यान दीजिएगा कि एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो हमारा है क्या है? निकट दृष्टि दोष है। और यहाँ पे क्या है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में जो होता है बच्चों, जो इसका ये जो पावर जो क्षमता होता है वो नेगेटिव में होता है, जबकि यहाँ नेगेटिव में नहीं दिया है, यानी कि नेगेटिव वाला आंसर होगा। तो ये नेगेटिव अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ तो प्लस में 0.5 भी दिया है और माइनस में दिया है, तो यहाँ माइनस वाले आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के दिनभर में शामिल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए देख लेंगे। क्या है, प्रावर्तन अपवर्तन और विक्षेपण शामिल इंद्रधनुष में शामिल है। तो ठीक है, इंद्रधनुष में ये शामिल नहीं है, शामिल है पूछ रहा ना। अपवर्तन विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये भी नहीं होगा। अपवर्तन विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, हाँ ये बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है। तो 23 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या दिया यहाँ, प्रतिरोध दिया है कि 1/5 ओम, ठीक है, वाले पांच प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है बच्चों। तो यहाँ पे प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो जो न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जाता है बच्चों, वो किसमें बनता है बच्चों, आपका ये आपका जो होता है समांतर क्रम, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम। और पार्श्व क्रम के लिए हम लोग इसको संयोजन के लिए क्या करते हैं, 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, ठीक है, प्लस 1/r5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, 1/5 के 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके। तो 5 प्रतिरोध को हम लेंगे, तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1/r बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ r1 का मान अगर 1/5 रखेंगे तो ये 5 है बच्चों, ऊपर चला जाएगा। और इसी प्रकार से सब में 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मेरा 5/1 देखने को मिलेगा। तो इसको हम सिंपली 5 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इसको हम लिख देंगे कितने बार, 5 टाइम में। तो 1/r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। इसको हम बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 25r इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसलिए r बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/25। ये जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 भी करेंगे तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का 25/1 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा 1/25 और 1/25 ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। प्रतिरोधकता नहीं बदलती यदि पदार्थ बदल दिए जाए, तापमान बदल दिए जाए, प्रतिरोधक का आकार बदल दिए जाए, ठीक है, पदार्थ और तापमान दोनों बदल दिया जाए। तो यहाँ पे क्या बोलता है, प्रतिरोधकता नहीं बदलती है बच्चों। आप लोग ये चीज को, क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा। कहीं पे अभी हम लोग अगर ऐसा समझ लेते हैं कि प्रतिरोधकता बदलती है तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं दिया है तो ये कीवर्ड को समझिएगा। और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए तो वो क्या होती है, प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, ठीक है। प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, यदि उसका हम क्या करेंगे, प्रतिरोधक का आकार बदल देंगे तो वो नहीं बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप लोग को मार्क्स भी, सॉरी मार्क्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, बिल्कुल ये मार्क्स दिया गया है बच्चों। ये आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमारा मार्क्स, कितना क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट, क्या हो गया कि इसमें पहले ही कुछ है लगता है, 1 मिनट, नहीं यहाँ तो नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे करके हम देख लेते हैं, कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। गलत कथन चुने कहने का मतलब क्या है कि यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, फ्लेमिंग का दायां हाथ का अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ का अंगुष्ठ नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने का एक सरल नियम है। तो यहाँ पे हम लोग एक 1 बाय ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे जो हमारा क्या है कि यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा बच्चों,
ठीक है। दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा के ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी आपका गलत है बच्चों। ठीक है। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा पलट देती है। ये भी आपका जो है ये सब क्या है, गलत हो जाएगा। कथन के यहाँ पे क्या बोला है आप बच्चों, यहाँ पे गलत कथन चुने। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे आपका जो सही है सही है सही है, तो ये गलत है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये तीनों यहाँ पे गलत है। ठीक है। तो आपका सही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। भारत में ऐसी प्रतिवर्ती धारा हर घंटे यानी कि 1/50 सेकंड में 50 सेकंड बाद बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि 1/50 में क्या होता है कि इसका आधा होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका आपका बिल्कुल गलत आंसर है। यहाँ पे 1/50 दिया है, जो सेकंड में दिया है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ठीक है। तो ये नहीं है, इसीलिए आपका बिल्कुल आंसर ये गलत है, यानी कि ये आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू उपकरणों में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि। तो बच्चों सबको आपने अपने घर में एक चीज सुने होंगे कि हमारा फ्यूज उड़ गया, हमारा बिजली के बोर्ड में क्या होता है, ये जो फ्यूज है वो उड़ गया। यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है ऐसे कीप के जैसा, उसको अंदर से यहाँ पे ये फ्यूज लगा होता है, जिसमें एक हम लोग पतला सा वायर को कनेक्ट करते हैं। पतला सा वायर से दो छोर से जुड़ा होता है, और फ्यूज की सॉकेट को बोर्ड में इंस्टॉल करते हैं। तो क्या होता है, जब आपका क्या होता है बच्चों, जब ओवरलोडिंग होता है यानी कि अति भारण हो जाता है, यानी कि ज्यादा उपकरण अगर ज्यादा चला देते हैं, या तो ज्यादा बिजली का हाई वोल्टेज अगर अचानक आ जाती है, तो वो फ्यूज क्या होता है, गल जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्यूज उड़ गया, और पूरे घर के जितने भी उपकरण है वो बच जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए जो सुरक्षा विधि है बच्चों, वो क्या है, फ्यूज है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो फ्यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, संग्रहित जल की अस्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो यही आंसर आपका बिल्कुल सच है बच्चों, कि जो संग्रहित जल है ना, जो जमा हुआ जल है, जैसे आप लोग का यहाँ पे झारखंड में तिलेर डैम का नाम सुने होंगे। ठीक है। तो वहाँ पे जो जल का स्टॉक होता है बच्चों, ये बांध बनाकर ये सारे पानी के बहाव को पहले क्या करता है, रोका जाता है। तो उसके बाद वो इसको जब खोला जाता है, तो यहाँ पे टरबाइन लगा होता है, वो टरबाइन को क्या करता है, घुमाता है। तो ये घूमने के बाद क्या होता है, ये जो स्थितिज ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बाकी ये सारे ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उन्हें कहा जाता है। यानी कि वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, किसका संश्लेषण करता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों। तो इसमें हमारा जो 29 नंबर का जो ऑप्शन दिया है, अपघटक, उत्पाद, शाकाहारी, ये देखिए ये क्या क्या दे दिया है, शाकाहारी, मांसाहारी। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उत्पाद हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अपघटक भी नहीं होगा, क्या होगा, उत्पाद हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, यानी कि अंतिम क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। तो अंतिम क्वेश्चन हमारा यह है कि चिपको आंदोलन क्या है बच्चों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चिपको आंदोलन। ठीक है। चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश। तो चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था, ये कब शुरू किया गया था, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। कब इसका आरंभ हुआ गया था, किसके द्वारा आरंभ किया गया था, किसके द्वारा आरंभ किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य
उद्देश्य क्या था, ये सारे चीज़ को आप लोग गहन से अध्ययन कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, ये तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर लग रहा है। नीचे देखते हैं, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की अनदेखी करना, ये गलत है। विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन वृक्षों को काटना, ये भी गलत है। उसमें ये ऐसा कोई गतिविधि नहीं हो रहा था, ठीक है? सरकारी एजेंसियों को वनों में वृक्षों को नष्ट करने का आदेश देने का क्या दिया है, निर्विवाद का अधिकार, ये भी नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे आपका जो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि ये हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को जो ये कब प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आप लोगों का ये सारा तैयारी अगर अच्छे से नहीं होगा बच्चों, तो आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे और सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों। ये आपका ये आप यहाँ से आपका प्रणाली सेक्शन बी यानी खंड ख से खंड बा से, यानी कि हम लोग किसमें स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन आंसर यानी कि दीर्घ उत्तर, ये छोटा का यानी कि 2 अंकों का प्रश्न, 3 अंकों का प्रश्न और 5 अंकों का प्रश्न में पहुंच चुके हैं, 2 3 5। तो इसका जो बाकी जो क्वेश्चन यहाँ से सब्जेक्टिव बच रहा है, उसका भी फुल आपको आंसर हमारे यूट्यूब चैनल रियल ड्रीम ट्यूटोरियल में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसका जल्द से जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगा। और आप हमारे ये क्लास 10 का एक प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है, वो उसमें कुछ पुरानी वीडियो भी है और अभी जो अपडेटेड है लेटेस्ट वो भी डाला जा रहा है। तो क्लास 10 का जो एक सॉल्यूशन करके एक प्लेलिस्ट है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देखेंगे, ठीक है? तो बच्चों आज के लिए हमारा यहीं तक रहेगा। क्वेश्चन 30 तक यानी 30 तक यहाँ लास्ट किया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। अगर कहीं कोई आप लोगों को डाउट भी अगर होगा तो कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से आपको जवाब भी मिल जाएगी, ठीक है? और अगर ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया मेरे चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? ये सब्सक्राइब करेंगे, ये आपके मर्जी पे डिपेंड करता है, आप करिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो करिए। ये टीचिंग की क्वालिटी देख के कीजिएगा, या कि नहीं है मेरा शक्ल कैसा है, ये हम कैसे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग को अगर पसंद आएगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे अपडेट आप लोग तक पहुँचता रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जो घंटी सा दिखेगा उसको भी आप लोग प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें। और ये बच्चों, ये फाइनल एग्जाम चाहे वो 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, चाहे वो 11 12 का आर्ट्स हो, ये सारे एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे। किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसे कौन से वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल में लगातार बने रहिएगा, तो आप लोगों को जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए आज के लिए क्लास यहीं तक रखा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।